कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो रिकर्जन इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। आज तक हमने ऐसा करके नहीं देखा। एक फंक्शन किसी और फंक्शन को तो कॉल कर सकता है, कि हमने ऐसा किया भी है, लेकिन फंक्शन अपने आप को कॉल करे ऐसा हमने कभी नहीं करके देखा। और जाहिर है उसकी भी वजह है कि अभी तक क्यों नहीं करके देखा। अव्वल तो ये कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पेश आई हमें, और दूसरा ये कि इट इज़ अ बिट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। सो बाकी सारी चीज़ों से जब आप फेमिलियराइज हो गए हैं होपफुली अब तक, तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। तो इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ। अब वो किस तरह से कॉल करता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उन चीज़ों उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू। अभी तक जो हम अपने ज़्यादातर एल्गोरिथम्स लिखते आए हैं दे आर आइटरेटिव इन नेचर। आइटरेटिव का मतलब है दे वर लूप बेस्ड। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लूप्स का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जान गए हैं। in any language there are several types of loops. In C++ for example there are 3 types of loops: while, do while and for। और आप उनके इस्तेमाल की मदद से अपनी लॉजिक बिल्ड करते हैं किसी भी फंक्शन की या किसी भी प्रोग्राम की। तो such algorithms are called, which use loops, are called iterative algorithms. And today we are going to start talking about recursive algorithms as compared to iterative algorithms. So iterative algorithms loop based होते हैं। अब recursive algorithms ज़ाहिर है recursion का इस्तेमाल करते हैं in order to solve a problem। यानी कि वो लूप नहीं हम यूज़ कर रहे होंगे, ना while यूज़ कर रहे होंगे, ना do while यूज़ कर रहे होंगे, ना for यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसी किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, बट यूजिंग रिकर्जन नाउ। सो सबसे पहली एग्जांपल जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज़ अ वेल नोन मैथमेटिकल फंक्शन। ऑल ऑफ यू नो कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ब्रीफली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers, that is n into n minus 1 into n minus 2 so on into 1। यानी कि n का फैक्टोरियल किस तरह से डिफाइन किया जाता है, फैक्टोरियल ऑफ n किस तरह से डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट फ्रॉम n अप टू 1 या 1 अप टू n फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ये फैक्टोरियल होता है। नाउ दिस इज द आइटरेटिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, जिसके अंदर आप रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के को यूज़ करते हुए फैक्टोरियल को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन एज वेल। यानी कि आप इस आइटरेटिव डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए एक आइटरेटिव लूप बेस्ड एल्गोरिथम लिख सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक फंक्शन लिख सकते हैं आप जो कि n ले पैरामीटर के तौर पे, और लूप के थ्रू n से लेके 1 तक या 1 से लेके n तक प्रोडक्ट कैलकुलेट करे और उसको स्टोर करे एक वेरिएबल में, उसको रिटर्न कर दे। तो एक लूप बेस्ड एल्गोरिथम कैन बी implemented and iterative algorithm can be implemented using this iterative definition, and वो आप आसानी से implement कर सकते हैं। अगर आज तक नहीं किया implement तो you can take couple of minutes to implement it। तो you can use this iterative definition to implement an iterative algorithm। and इसी iterative definition के साथ ही जब वो कहते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ n is defined to be the product of first n natural numbers and there is a special case इंडिकेटिंग के 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और फिर जाहिर 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस इज द आइटरेटिव डेफिनेशन। नाउ देयर इज अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एज वेल। मैथ्स में कहीं पे आपने शायद देखी हो, एंड दैट डेफिनेशन इज फैक्टोरियल ऑफ n एंड फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल ऑफ n minus 1। This is the recursive definition of factorial function। रिकर्सिव इसको क्यों कह रहे हैं?
चूँकि फैक्टोरियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टोरियल का फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हम फैक्टोरियल का फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम फैक्टोरियल को डिफाइन कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अ सिंपलर ऑपरेशन, जबकि यहाँ पे फैक्टोरियल को एक मल्टीप्लिकेशन और फिर मजीद फैक्टोरियल की टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है। So this is the recursive definition. Why it is recursive? Because the definition of the factorial function here requires the definition of the factorial function. And no recursive definition is ever complete without its base case. क्योंकि अगर आप बेस केस स्पेसिफाई नहीं करते तो दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिस वॉन्ट स्टॉप। कि 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल क्या है, 0 इंटू -1 का फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल क्या है, -1 इंटू -2 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी आप जा सकते हैं अगर सिर्फ यही डेफिनेशन है। तो पॉइंट इज कि ये रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। कोई भी रिकर्सिव डेफिनेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि उसके अंदर एटलीस्ट एक बेस केस ना आ जाए। एक बेस केस एटलीस्ट जरूर होगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा बेस केसेस होंगे, उनकी भी बात करेंगे, बट एक ज़रूर होगा इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द रिकर्जन, वरना रिकर्जन ख़त्म नहीं होगी। तो वो बेस केस क्या है? वो बेस केस ये है कि n फैक्टोरियल, इसको कॉपी करके ऊपर ले चलते हैं। तो n फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी दिस इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ n is equal to 0, then what is n factorial? Then n factorial is equal to 1, यानी कि 0 का फैक्टोरियल आप खुद से लिख देते हैं कि हाँ जी 1 है, बिकॉज वहाँ पे आपकी फिर रिकर्जन टर्मिनेट हो जाएगी, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते आ रहे हैं तो आप 1 तक पहुँचें और 1 का फैक्टोरियल के लिए भी यही डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर 0 का फैक्टोरियल यूज़ होगा। तो 0 का फैक्टोरियल के लिए अब आपको ये वाली डेफिनेशन, ये वाला पार्ट यूज़ नहीं करना, because it is only applicable if n is greater than 0. So if n is equal to 0, the answer is directly available to you, which is 1. So that is our base case of this recursive definition. And जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी recursive definition उस वक्त तक complete नहीं होती जब तक कि उसका एटलीस्ट कोई एक base case ना स्पेसिफाई कर दिया जाए। This is the recursive step or the recursive case, and this is the base case. रिकर्सिव केस में हम क्या कर रहे हैं? हम n के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ n-1 फैक्टोरियल। यानी कि अगर कोई आपको n-1 का फैक्टोरियल दे दे तो आप उससे n का फैक्टोरियल कैसे हासिल करेंगे? आप उस n-1 के फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई करके n का फैक्टोरियल हासिल कर लेंगे। और अभी हम इसी रिकर्सिव डेफिनेशन की बेसिस पे एक रिकर्सिव एल्गोरिथम, अपना पहला रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखने लगे हैं जो कि ये काम कर रहा होगा। सो we will now try to write that recursive function, और उस फंक्शन का नाम होगा factorial. It will be taking an integer n and it will be returning the factorial of n, again another integer. यहीं पे मैं इसको डिफाइन करने लगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप दे सकते हैं और मेन के बाद डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसे यहीं पे डिफाइन करने लगा। सो दिस इज द रिकर्सिव डेफिनेशन. Now based upon this recursive definition we want to formulate a C++ recursive function जो कि यही काम कर रहा होगा, जो कि ये recursive definition आपको कह रही है। तो क्या करना है जी? n का फैक्टोरियल n पैरामीटर में आ रहा है, इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और रिटर्न करना है। तो अगर कोई हमें यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल दे दे तो हम बआसानी n का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं उसको n से मल्टीप्लाई करके। तो लेट्स से कि थ्रू some magical function someone gives you n-1 factorial. तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल लिखने लगा magic n-1. Suppose that this is some function which returns the factorial of n-1, and let us suppose that you store it in some temporary variable. Then the next step, अब आपके पास n-1 का फैक्टोरियल आ गया है, अब आप उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेम्प को n से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट एक और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें, एंड देन रिटर्न रिजल्ट। यही कह रही है ना ये वाली रिकर्सिव डेफिनेशन कि n-1 का फैक्टोरियल आ गया किसी मैजिक फंक्शन कॉल के थ्रू, टेम्प में स्टोर कर लिया। अब उस n-1 के फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई कर लें, इस n-1 के फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई कर लें।
वो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर लिया, रिजल्ट में सेव कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया। आल्दो कि आप यहीं पे भी इसे रिटर्न कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं रिटर्न टेम्प इनटू n। और बाय द वे इसको भी फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं कि आप टेम्प की जगह जो फंक्शन कॉल है वो यहाँ पे ही पुट कर दें। तो इट कैन बी मेड दिस कंसाइज, एक लाइन के अंदर भी आप काम कर रहे हैं। बट लेट अस डू इट इन 3 सेपरेट स्टेप्स like this, so that we know exactly what happens in every step. Once you get to know recursion a little bit better, then you can obviously do it in a single statement as well. So the problem here is the magic function. मैजिक फंक्शन कुछ नहीं है, जाहिर है कंपाइलर एरर दे रहा है, उसको नहीं पता कि मैजिक क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिकर्जन का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हम n के फैक्टोरियल की डेफिनेशन में n-1 का फैक्टोरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैजिक फंक्शन कॉल नहीं है, बल्कि दिस विल बी अ कॉल टू द फैक्टोरियल फंक्शन इटसेल्फ, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो नाम आपने यूज़ किया है वही यहाँ पे यूज़ कर लें। तो दिस इज़ अ फंक्शन फैक्टोरियल विच इज़ कॉलिंग इटसेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट सच एग्जाम्पल जो कि हमने देखी है, और आज के लेक्चर में मजीद और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मजीद भी इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे रिकर्जन की। बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट येट, ये भी ठीक नहीं काम करेगा। क्यों ठीक नहीं काम करेगा? बिकॉज इट विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन। When you call this function, this will go into infinite recursion because there is no base case in our function. क्योंकि जब भी आप फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करने आएंगे, सपोज के फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट करने आते हैं, तो उससे कॉल जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 1 को। फैक्टोरियल ऑफ 1 में आएंगे, उससे कॉल जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 0 को। फैक्टोरियल ऑफ 0 से कॉल जाएगी फैक्टोरियल ऑफ -1 को। फैक्टोरियल ऑफ -1 से कॉल जाएगी -2 को, एंड सो ऑन अप टू -infinity। ये कॉल करता रहेगा। एंड अगेन इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट कि वाकई ये इनफाइनेटली कॉल करता रहेगा, हम यहाँ पे इसको कॉल करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे मेन से अब कॉल करने लगा हूँ उस फंक्शन को, और उसकी आउटपुट मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूँ, या लेट्स से कि मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। एफ नाम का एक वेरिएबल बना लें, फैक्टोरियल ऑफ 3 लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ विद द पैरामीटर 3, और उसके बाद ये अपने आप को कॉल करेगा विद द पैरामीटर 2, फिर पैरामीटर 1 के साथ कॉल करेगा, एंड इट विल कीप डूइंग दिस इनफाइनाइटली। और लेट्स डू अनदर थिंग हियर। यहाँ पे मैं हर बार n को डिस्प्ले करता हूँ, टैब से सेपरेट करके, और उसके बाद मैं फैक्टोरियल ऑफ n-1 को कॉल कर देता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट आउटपुट दिस प्रोग्राम प्रोड्यूसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कॉल करता जा रहा है जब तक कि उसकी मेमोरी ख़त्म नहीं होगी और प्रोग्राम क्रैश नहीं हो गया। तो उसने उसको कॉल करता गया, इनफाइनाइट रिकर्जन में जाता गया, और ये देखें कितना माइनस तक जा चुका है। और अंटिल देयर कम द टाइम व्हेन द मेमोरी स्पेस गिवन टू योर प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। तो टैब से सेपरेट करके जो हम डिस्प्ले कर रहे थे वो नंबर यहाँ तक डिस्प्ले हुए हैं -4 to 7, उसके बाद मेमोरी ख़त्म हो गई है और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट करके कोई मैसेज उसके अलावा प्रिंट नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे हम डिस्प्ले करते कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़, यहाँ पे हम f को डिस्प्ले करते हैं, तो ये स्टेटमेंट कभी भी डिस्प्ले नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे इमीडिएटली फंक्शन कॉल के बाद कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँ लाइक दिस, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नेवर प्रिंटेड एज यू कैन सी। दोबारा चला के देखने लगे, वो स्टेटमेंट प्रिंट करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही आपकी मेमोरी को ख़त्म कर देगा, कंज्यूम कर देगा, और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, एबनॉर्मली क्रैश कर जाएगा इन अदर वर्ड्स। तो ये वाली स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब भी वो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा वो आगे आके अपने से कम नंबर पे कॉल कर देगा, फिर जाके n को डिस्प्ले करेगा, और फिर अपने से कम नंबर पे कॉल कर देगा, एंड इट विल कीप रिपीटिंग इट। तो दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट will never be displayed because of no base case in this function. Now, how to resolve this problem? इसके लिए हमें इस बेस केस का चेक लगाना होगा। तो बेस केस का चेक अगर हम यहाँ पे एट द एंड लगा लें, एट द एंड ऑफ द फंक्शन, कि इफ n इज इक्वल टू 0 तो डू नथिंग, सिंपली रिटर्न 1, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब चला के देखते हैं
अभी भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने बेस केस का चेक लगाया फंक्शन के एंड पे। अब फंक्शन के एंड पे चेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो उससे पहले ही रिकर्सिव कॉल्स के अंदर जाता जा रहा है और एन को रिड्यूस करके फंक्शन कॉल, अगली फंक्शन कॉल, अगली फंक्शन कॉल करता जा रहा है जब तक कि मेमोरी कंज्यूम सारी की सारी नहीं हो जाती और प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाता। तो ये स्टेटमेंट भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जिस तरह ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही, उस तरह ये वाली स्टेटमेंट भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चेक लगा लिया हमने बेस केस का, लेकिन गलत जगह पे लगाया। तो दिस गिव्स यू अनदर लेसन कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आपको बेस केस का चेक लगाना है और बेस केस का चेक एट द स्टार्ट लगाना है। तो इफ n इज इक्वल टू 0 आपने चेक कर लिया, अगर है प्रॉब्लम साइज इतना रिड्यूस हो गया है, n की वैल्यू इतनी रिड्यूस हो गई है कि उसका फैक्टोरियल डायरेक्टली कंप्यूट किया जा सकता है, तो हमने उसको कंप्यूट करके रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हम यहाँ पे आए, एल्स में जो बाकी का काम है वो किया, फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैलकुलेट किया, टेम्प में स्टोर किया, उसको n से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में स्टोर किया और उसको रिटर्न कर दिया। सो नाउ द फंक्शन इज कंप्लीट। अब ये ठीक चलेगा। इसको चला के भी अभी देख लेते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 3 हम कैलकुलेट करने के लिए भेज रहे हैं और फैक्टोरियल ऑफ 3 वहाँ से वो कैलकुलेट करेगा और हर आइट्रेशन में हम n भी डिस्प्ले कर रहे हैं, आल्दो कि इसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं, बट जस्ट टू सी कि n की वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है, वो आप यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करके देख रहे हैं। तो इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि वैल्यू ऑफ n इज़, ताकि आपको पता चल जाए आउटपुट के थ्रू कि वैल्यू ऑफ n किस तरह से चेंज हो रही है। और जाहिर है वो डिक्रीज हो रही होगी, पहले अगर 3 है तो अगली बार 2 होगी, 1 होगी एंड सो ऑन। सो लेट्स नाउ एग्जीक्यूट दिस फंक्शन एंड ट्राई टू सी द आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बार ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई है। पहली बार ऑब्वियसली जब फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हुआ विद पैरामीटर 3 फ्रॉम मेन इट वाज कॉल्ड, सो तब उसने डिस्प्ले किया, पहले आके चेक किया वो 0 तो नहीं है, नहीं, फिर यहाँ पे आके वैल्यू ऑफ n 3 डिस्प्ले की, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 को कॉल कर दिया। फैक्टोरियल ऑफ 2 जब कॉल होगा उसके अंदर भी उसी तरह बेस केस का चेक होगा, ट्रू नहीं होगा एल्स में आएगा, वैल्यू ऑफ n2 को डिस्प्ले कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल कर देगा। फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल करेगा तो उसके अंदर भी बेस केस अभी ट्रू नहीं हुआ, जो कि बेस केस 0 पे है, वो भी आके वैल्यू ऑफ n इज 1 डिस्प्ले करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 को कॉल करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो 1 रिटर्न कर देगा। अब ये वाला 1 कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा फैक्टोरियल 1 के पास, और फैक्टोरियल 1 उसे अपने टेम्प में स्टोर करेगा, फिर उसको n से, n रिमेंबर के लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर है, यानी कि एक लोकल वेरिएबल है, वो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 1 1 आएगा और रिजल्ट 1 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 1 भी 1 है। फिर ये वाला 1 जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 2 वाली फंक्शन कॉल के पास, वो अपने पास टेम्प में से स्टोर करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 बनेगा 2 और वो उसे रिटर्न कर देगा। किसको? फैक्टोरियल ऑफ 3 को। जाहिर है कोई भी फंक्शन जब टर्मिनेट होता है तो कंट्रोल रिटर्न्स टू द फंक्शन विच कॉल्ड दैट फंक्शन। तो फैक्टोरियल ऑफ इन दिस केस 2 को किसने कॉल किया था? फैक्टोरियल ऑफ 3 ने। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 के पास रिजल्ट जाएगा, वो अपने पास टेम्प में स्टोर करेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, 6 को रिटर्न कर देगा टू द मेन फंक्शन, और मेन उसे एफ में स्टोर करेगा और फिर फाइनली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 को डिस्प्ले करवाएगा। सो हेयर यू कैन सी कि किस ऑर्डर में फंक्शन कॉल हो रहे हैं, पहले n की वैल्यू 3 के साथ, फिर n की वैल्यू 2 के साथ, फिर n की वैल्यू 1 के साथ। n की वैल्यू 0 पे मैसेज नहीं प्रिंट होता बिकॉज वी आर प्रिंटिंग दिस मैसेज इन एल्स पार्ट। इफ यू मूव दिस हेयर एट द टॉप ऑफ द फंक्शन तो देन यू विल सी द आउटपुट फॉर n इज इक्वल टू 0 एज वेल। इसको भी चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब n की 0 की वैल्यू भी आपको आउटपुट में नज़र आ रही है, रिजल्ट ऑब्वियसली वही है जो पहले था। इसको हम फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करवाते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए इस तरह की कॉल्स ये 4 3 2 1 अप टू 0 करेगा, फिर फाइनली फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट होके आ जाएगा विच इज़ 24। एंड similarly for a larger number 15 भी आप चला के वेरीफाई कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 15 is this big value, and in this case can you see how many calls are made when n is 15? The that factorial function is called 16 times। 15 पे कॉल होगा, 14 पे, so on 1 पे, और फिर 0 पे भी कॉल हो रहा है। तो इन जनरल अगर आप n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दिस रिकर्सिव फंक्शन विल बी कॉल्ड n plus 1 times, and you can see here that there is no loop here। इसमें हमने सिर्फ if else लगाया, लूप नहीं लगाया। तो वही काम हम जो पहले लूप के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करते थे बेस्ड ऑन दिस आइटरेटिव डेफिनेशन, वही काम हम
अब रिकर्जन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is your first complete recursive function, which is calculating the factorial of any positive integer. And note that if you give a negative value here, factorial का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड ही नहीं है, वो जाहिर है जीरो या जीरो से बड़े इंटीजर्स के ऊपर डिफाइंड है. सो इफ यू गिव अ नेगेटिव वैल्यू हेयर इट विल स्टिल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन. तो आप लगाना चाहें तो उसका चेक लगा सकते हैं, बल्कि कॉल करने से पहले चेक करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है चेक, कि मेन के अंदर ही चेक कर लेंगे जो पैरामीटर आप भेज रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे देंगे तो स्टिल वही प्रॉब्लम आएगा, वो उसको इनफाइनाइट रिकर्जन में ले जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा. सो यू कैन अगेन पुट दोज चेक्स either at the start of this function or in the main function before calling it. So हमने अपना पहला रिकर्सिव फंक्शन लिख लिया है जी, इसको चला के भी देख लिया है डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर. अब किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के साथ साथ हमें इसको विजुलाइज करना भी आना चाहिए. विजुलाइज करने से क्या मुराद है, हमें पेपर के ऊपर उसको उसकी किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल को देख के खुद से ट्रैक करना आना चाहिए कि फंक्शंस किस ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं, कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, और फिर जब फंक्शन टर्मिनेट होता है तो किस तरह वैल्यूज रिटर्न होके वाकईतन ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है. सो नाउ इन ऑर्डर टू सी दैट वी टिपिकली यूज टू डिफरेंट मेथड्स. द फर्स्ट मेथड फॉर विजुलाइजिंग एनी रिकर्सिव फंक्शन इज द कॉल स्टैक. क्या कॉल स्टैक की सूरत में किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को विजुलाइज कर सकते हैं. द कॉल स्टैक इज, या स्टैक इन जनरल इज अ स्ट्रक्चर इन विच यू पुट आइटम्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक. आपके पास लेट्स सपोज के देर आर मल्टीपल आइटम्स इन द स्टैक. सबसे नीचे लेट्स अज्यूम कि इट इज़ अ स्टैक ऑफ इंटीजर. सबसे नीचे 11 पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 25 पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 7 पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लेट्स सपोज 34 पड़ा हुआ है. तो दिस इज अ, यू कैन अज्यूम इट एज अ बॉक्स विच इज क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड like this and closed from bottom and closed from the right side as well, like this. So any operation that you want to perform on this stack is through the top of the stack. This is the top of the stack which is obviously open, and कोई भी आइटम आपने पुट करना है नया तो स्टैक के टॉप पे रखेंगे, और कोई भी आइटम रिमूव करना है तो स्टैक के टॉप से ही रिमूव करेंगे. यानी कि इस वक्त अगर 34 स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है तो 34 विल बी द फर्स्ट आइटम रिमूव्ड. यानी कि 7 को अगर निकालना है, 25 को अगर निकालना है तो पहले उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स निकालेंगे. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरेज स्ट्रक्चर. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैक, बिकॉज इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल्स द कंपाइलर यूजेस अ स्टैक called the call stack, or the function call stack, you can say that. कुछ जगहों पे इसे program stack भी कहा जाता है. So compiler uses a program stack or call stack or function call stack to keep track of function calls. At the bottom, let's suppose कि आपका main function है उस call stack के. मेन फंक्शन है किसी फंक्शन ए को कॉल किया, तो फंक्शन ए को कॉल किया. फंक्शन ए ने अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान किसी फंक्शन बी को कॉल किया, लाइक दिस. तो नाउ लेट्स सपोज कि इतना ही सिनेरियो है. एंड नाउ व्हेन फंक्शन बी टर्मिनेट्स, तो हाउ विल द कंपाइलर नो कि कंट्रोल अब कहाँ जाना चाहिए. तो अगेन कंपाइलर इस स्टैक में से फंक्शन बी का रिकॉर्ड निकाल देगा. इसको बाय द वे फंक्शन का किसी एक फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहा जाता है. तो फंक्शन बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक से रिमूव हो जाएगा और टॉप पे आ जाएगा अब फंक्शन ए का एक्टिवेशन रिकॉर्ड. तो इट मीन्स के फंक्शन ए विल रिज्यूम. नाउ फंक्शन ए कैन कॉल सम अदर फंक्शन, वो टर्मिनेट होगा, फिर वापस आएगा कंट्रोल फंक्शन ए के पास, एंड फाइनली व्हेन फंक्शन ए टर्मिनेट्स मेन विल रिज्यूम, एंड
एंड फाइनली व्हेन मेन टर्मिनेट्स, मेन अपना काम कर लेगा तो ऑब्वियसली योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट एज वेल एंड कंट्रोल विल रिटर्न बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने आपको प्रोग्राम चलाने की इजाज़त दी. सो दिस इज यूज्ड, प्रोग्राम स्टैक और कॉल स्टैक इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल्स. नाउ दिस इज ट्रू फॉर आइटरेटिव फंक्शन कॉल्स एज वेल एज फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स एज वेल. रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स में भी ऐसा ही होता है. तो अब हम देखने लगे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन कि कैसे कॉल स्टैक बन रहा है स्टेप बाय स्टेप, और कैसे फंक्शन कॉल्स हो रही हैं और कैसे उनके रिकॉर्ड कॉल स्टैक के ऊपर रखे जा रहे हैं. तो दिस इज दैट स्टैक जिसको मैंने यहाँ पे विजुलाइज की है. मेन सबसे पहले चल रहा होता है. यहाँ से हमने सबसे पहले मेन के अंदर से कॉल की ना, सबसे पहला फंक्शन जो आपके प्रोग्राम का चलता है वो मेन फंक्शन है. तो मेन से हमने कॉल की फैक्टोरियल ऑफ 4 को लेट्स सपोज. तो मेन ने कॉल की फैक्टोरियल ऑफ 4 को, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 का रिकॉर्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में मेन के ऊपर आके पुश कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया. तो नाउ किसी भी वक्त आप स्टैक को देख के ये बता सकते हैं कि विच फंक्शन इज करंटली एग्जीक्यूटिंग. तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग फंक्शन जिसमें फैक्टोरियल के फंक्शन में आपने 4 पैरामीटर पास किया है. तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भी रखेंगे और साथ में पैरामीटर्स की लिस्ट भी मेंशन करेंगे. नाउ फैक्टोरियल ऑफ 4 विल चेक कि कहीं बेस केस तो नहीं आ गया, नहीं आ गया क्योंकि n 0 नहीं है, n is 4. So it will go into the else part and will call factorial of n minus 1 which is 3. 4 minus 1 is 3. तो factorial of 3 को कॉल करेगा तो उसका रिकॉर्ड इसके ऊपर स्टोर कर दिया जाएगा. इसको कहते हैं पुश कर दिया जाएगा इसके ऊपर. स्टैक के ऊपर कोई नया आइटम जब आप स्टोर करते हैं तो इट इज सेट टू बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक. पुश का ऑपरेशन कहलाता है. तो factorial of 3 सिमिलरली कॉल करेगा factorial of 2 को, factorial of 2 कॉल करेगा factorial of 1 को, और factorial of 1 से कॉल की जाएगी factorial of 0 को. Now factorial of 0 is a special function call. Why? Because उस वक्त बेस केस आ गया हो. तो factorial of 0 जब कॉल हुआ उसने ये मैसेज प्रिंट किया जो कि हमने सिर्फ अपने लिए डिस्प्ले किया हुआ, बाद में हम इसे अपनी इम्प्लीमेंटेशन से निकाल देंगे. वो चेक करेगा n 0 तो नहीं है, हाँ जी n 0 है. तो वो कहता है सिंपली रिटर्न 1, डू नो मोर रिकर्जन. वो 1 को रिटर्न कर देगा और 1 रिटर्न होके जाएगा कहाँ, मेन में जाएगा. नो, कोई भी फंक्शन जब टर्मिनेट होता है तो कंट्रोल उसके कॉलिंग फंक्शन को जाता है. तो इस केस में फैक्टोरियल 1 के पास जाएगा. अब इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम ऐसे शो करेंगे. तो दिस बैक एरो रिप्रेजेंट्स कि ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया और यहाँ से 1 रिटर्न हो रहा है. तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 उसने रिटर्न कर दिया टू फैक्टोरियल ऑफ 1. अब फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या करेगा, अब फैक्टोरियल ऑफ 1 के पास अपना एक लोकल वेरिएबल टेम्प है. अब नोट करें कि हर एक फंक्शन कॉल के अंदर फैक्टोरियल ऑफ 4, 3, 2, 1, 0 के अंदर हर एक के अंदर अपना वेरिएबल n है जो कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. ये पेरेंथेसिस के अंदर वो n की वैल्यू शो कर रहे हैं, वो जाहिर हो डिक्रीज होती जा रही है. और हर फंक्शन कॉल के अंदर अपना वेरिएबल टेम्प और अपना वेरिएबल रिजल्ट मौजूद होगा. तो हर एक फंक्शन कॉल के अंदर टेम्प और रिजल्ट की अपनी अपनी कॉपीज होंगी. ये पैरामीटर भी इसी तरह ये लोकल वेरिएबल ही होता है तो इसकी भी अपनी अपनी कॉपी है. तो n तो हम यहाँ पे फिगर के अंदर शो कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्प और जो रिजल्ट है उसको एक्सप्लिसिटली शो नहीं कर रहे, लेकिन इम्प्लिसिटली यू शुड अज्यूम कि हर एक के अंदर अपनी अपनी कॉपी है. तो ये जो 1 रिटर्न हुआ ये फैक्टोरियल ऑफ 1 ने अपने टेम्प में स्टोर कर लेना. तो इसके लोकल वेरिएबल टेम्प में 1 आ गया, फिर अगली लाइन में उस 1 को वो n से मल्टीप्लाई करेगा. अब फैक्टोरियल ऑफ 2 1 के लिए n क्या है 1, तो 1 इंटू 1 विल बी 1, रिजल्ट के अंदर 1 आ जाएगा विच विल बी रिटर्न टू फैक्टोरियल ऑफ 2. चूँकि 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है तो इसलिए यहाँ से भी 1 ही रिटर्न होगा. अब फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या करेगा, इस रिटर्न वैल्यू को अपने पास टेम्प में स्टोर करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा, इसके रिजल्ट में 2 आ जाएगा. तो इसका जो लोकल वेरिएबल फैक्टोरियल ऑफ 2 का जो लोकल वेरिएबल 2 है उसके रिजल्ट में 2 आ जाएगा और वो 2 को रिटर्न कर देगा टू इट्स कॉलिंग फंक्शन विच इज़ फैक्टोरियल ऑफ 3. फैक्टोरियल ऑफ 3 नाउ विल स्टोर दिस 2 इनटू लोकल वेरिएबल टेम्प, उसको मल्टीप्लाई करेगा 3 से विच इज़ n इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल. तो 2 इंटू 3 रिजल्ट आएगा 6 और 6 को रिजल्ट में स्टोर करके वो रिटर्न कर देगा टू फैक्टोरियल ऑफ 4. तो फैक्टोरियल ऑफ 4 को क्या चाहिए था, फैक्टोरियल ऑफ 3, और फैक्टोरियल ऑफ 3 अब कैलकुलेट होके आ गया है विच इज़ 6. तो नाउ इट कैन कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 4 सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4. तो 6 इंटू 4 24 आएगा और 24 मेन को भेज दिया जाएगा और मेन उसे वेरिएबल में स्टोर करके फिर डिस्प्ले कर देगा. जैसा कि आप इसको वंस अगेन चला के वेरीफाई कर सकते हैं कि मेन ने डिस्प्ले कर दिया फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24. सो दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ दोज फंक्शन कॉल्स आर मेड.
तो कॉल स्टैक की मदद से हम इसको विजुलाइज इस तरह से कर सकते हैं. We will use another method also to visualize recursion. कॉल स्टैक का मेथड भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को विजुलाइज करने के लिए, और द अदर मेथड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वो भी मालूम होना चाहिए. एंड दैट मेथड इज द रिकर्जन ट्री मेथड. तो रिकर्जन ट्री मेथड के अंदर मेथड के थ्रू भी हम किसी रिकर्सिव फंक्शन को विजुलाइज कर सकते हैं. अब इसकी विजुलाइजेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है. यहाँ पे टॉप पे आप शो करते हैं इनिशियल फंक्शन कॉल और फिर डाउनवर्ड्स एरो शो करते हैं कि उससे जो फंक्शन कॉल हो रही है. एंड रिटर्न वैल्यूज एज यू कैन सी आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज बैक एरोज, जिनको मैंने यहाँ पे डॉटेड एरोज दिखा दिया है जस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम दिस एरो. तो सॉलिड एरो यूज होगा टू इंडिकेट अ फंक्शन कॉल एंड द डॉटेड बैक एरो विल बी यूज टू इंडिकेट अ रिटर्न वैल्यू. तो आई वुड एडवाइज यू टू यूज द सेम नोटेशन एज वेल. तो मेन ने फैक्टोरियल 4 को कॉल किया. आप चाहें तो यहाँ मेन का बॉक्स भी शो कर सकते हैं, मैंने नहीं उसको शो किया. तो फैक्टोरियल 4 कॉल करेगा फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 2 को, फिर फैक्टोरियल 1 को कॉल होगी, फिर फैक्टोरियल 0 को कॉल होगी, और फैक्टोरियल 0 बेस केस है, यहाँ से रिटर्न होगा 1. यहाँ पे अगेन एररनेसली 0 लिखा हुआ, इट शुड बी 1 हेयर. सो 1 यहाँ से रिटर्न होगा फैक्टोरियल 1 को, फैक्टोरियल 1 उसे 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इधर रिटर्न कर देगा. वो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 रिटर्न कर देगा. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 रिटर्न कर देगा. 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा और इवेंचुअली 24 रिटर्न कर देगा. तो विच विल बी द इवेंचुअल वैल्यू रिटर्न टू द मेन फंक्शन विच इज द फैक्टोरियल 4. सो इसको मैंने यहाँ पे ठीक भी कर दिया जी. तो फैक्टोरियल 0 रिटर्न करेगा 1, फैक्टोरियल 1 रिटर्न करेगा 1 विच इज द फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 is 2, factorial of 3 is 6, and finally factorial of 4 has been calculated. How it is calculated? By multiplying this 6 with 4, 24, और वो रिटर्न हो गया. सिमिलरली आप किसी भी फंक्शन कॉल को इस तरह से ट्रेस करके उसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर सकते हैं. इन जनरल हमने दोनों मेथड देखे हैं, कॉल स्टैक मेथड भी देखा है और रिकर्जन ट्री मेथड भी देखा है. इन जनरल वी विल प्रेफर द रिकर्जन ट्री मेथड, और उसकी रीज़न भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कुछ और एग्जांपल्स की जब हम बात करेंगे. इन जनरल यू शुड यूज़ द रिकर्जन ट्री मेथड टू विजुलाइज एनी रिकर्सिव एल्गोरिथम. यानी कि इन दिस कोर्स जो हमने रिकर्जन की डिस्कशन स्टार्ट की है, अब आपको रिकर्जन मल्टीपल एस्पेक्ट से आनी चाहिए. यानी कि रिकर्जन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या कुछ हैं जो आपको मास्टर करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू write a recursive function or algorithm for any problem. Obviously it is not very easy, first of all, when you look at a recursive function to see how the things are happening. Iteration को समझना आसान है क्योंकि आप प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हैं उसकी, लूप बेस्ड एल्गोरिथम लिखने की, फंक्शंस लिखने की, तो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट. तो रिकर्सिव फंक्शन विल टेक सम टाइम टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो आपको लिखना आना चाहिए कोई भी रिकर्सिव फंक्शन. आपको विजुलाइजेशन करनी आनी चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू विजुलाइज रिकर्सिव फंक्शन और एल्गोरिथम. और विजुलाइजिंग हम किस तरह से कर रहे हैं उसके दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, कॉल स्टैक मेथड और रिकर्जन ट्री मेथड. एंड इन जनरल वी विल प्रेफर द रिकर्जन ट्री मेथड. कि आपको किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, इसको विजुलाइज करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजुलाइजेशन के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक इनपुट पता होनी चाहिए. इन जनरल नहीं आप उसे आमतौर पे विजुलाइज कर सकते. तो आपको बताया जाएगा कि किस वैल्यू के लिए विजुलाइज करके दिखाना है. जिस तरह ये जो रिकर्जन ट्री ड्रॉ हुआ है, दिस इज फॉर फैक्टोरियल ऑफ 4. फैक्टोरियल 4 की कैलकुलेशन इसमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है. अगर आपको कहा जाए फैक्टोरियल ऑफ 7 को का रिकर्जन ट्री बनाएं तो दैट विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. उससे ऊपर भी यहाँ पे भी 3 फंक्शन कॉल्स का इजाफा हो जाएगा. फैक्टोरियल ऑफ 7 है, फिर 6 है, 5 है, फिर नीचे से ये वाला पार्ट है. सो यू मस्ट बी एबल टू विजुलाइज रिकर्सिव फंक्शन जो कि हो सकता है आपने लिखा हो सकता है आपको लिखा हुआ दे दिया जाए, और यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द प्रोग्राम स्टैक और द रिकर्जन ट्री फॉर दैट. यानी कि विजुलाइजेशन के अंदर जो सब पार्ट्स हैं वो दो हैं कि आपको कॉल स्टैक मेथड के थ्रू भी इसको विजुलाइज करना आना चाहिए और
रिकर्जन ट्री मेथड के थ्रू भी आना चाहिए, एंड रिकर्जन ट्री इज प्रेफर्ड. And number 3, you must be able to write the output of a recursive function or algorithm. तो इन तमाम जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं इनसे आपको रिकर्जन को टैकल करना आना चाहिए. यानी कि आपको एक किसी प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखना भी आना चाहिए. ज़ाहिर प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो ऑब्वियसली सीख जाएंगे. विजुलाइजिंग करना आना चाहिए, उसको विजुलाइज करना आना चाहिए कॉल स्टैक के थ्रू, रिकर्जन ट्री के थ्रू, और उसकी आउटपुट लिखनी आनी चाहिए. यानी कि अगर मैं आपको ये वाला फंक्शन दे दूँ जिसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यू शुड बी एबल टू राइट द आउटपुट जनरेटेड बाय दिस फंक्शन. और ऑब्वियसली आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको एक फंक्शन कॉल दी गई होगी कि फैक्टोरियल 4 के लिए इसकी आउटपुट लिखें, या सम अदर स्पेसिफिक वैल्यू विच विल बी मैंशनड. और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो रिज़ल्ट कैलकुलेट हो रहे हैं, मैं कहता हूँ रिज़ल्ट को रिटर्न करने से पहले हम स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं, और इस वाली लाइन से पहले लेट्स टैब भी प्रिंट कर दें. तो अब हर एक फंक्शन कॉल में आपके ये वाला मैसेज भी प्रिंट हो रहा है, और फिर ये वाला मैसेज भी जब रिज़ल्ट कंप्यूट हो जाता है ये प्रिंट हो रहा है. तो इसकी आउटपुट क्या होगी? अब यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ पहले हो रही है यहाँ पे, ये आउटपुट में कहाँ पे नज़र आएगा, और ये वाली चीज़ कहाँ पे नज़र आएगी. बिकॉज whenever you are writing output of any function or algorithm, that output must be the order of the output must be correct as well. So इसकी आउटपुट अगर चला के देखें हम तो कुछ इस तरह से आएगी, which might be counterintuitive at first, कि यहाँ पे शायद वो एक ये वाली लाइन और एक इस तरह की लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है. एंड दैट इज़ द रिकर्जन. कि रिकर्जन आपको रिकर्जन के थ्रू ऐसा हो रहा है कि पहले वो तमाम अप टू बेस केस चला जाएगा 4 3 2 1 0, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तब होंगी जब फंक्शन रिटर्न हो रहे होंगे. तो जब आप फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 1 से वैल्यू कैलकुलेट करके आएंगे, रिटर्न करने लगेंगे 1, तो उस वक्त सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, ये वाला 1. तो ये वाला रिजल्ट इज़ 1 वाली स्टेटमेंट फैक्टोरियल 1 ने डिस्प्ले करवाई. फिर ये वाली स्टेटमेंट फैक्टोरियल 2 ने डिस्प्ले करवाई. ये वाली स्टेटमेंट रिजल्ट इज 6, ये फैक्टोरियल 3 डिस्प्ले कर रहा है, और रिजल्ट इज 24, ये ऑब्वियसली फैक्टोरियल 4 डिस्प्ले कर रहा है. तो ये जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर इसका रिवर्स है. यानी कि अगर हर लाइन के साथ आप लिखें कि ये वाली लाइन किस फंक्शन ने जनरेट की है, तो दिस लाइन हैज़ बीन जनरेटेड बाय फैक्टोरियल 4 फंक्शन, द फर्स्ट लाइन. और अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ये वाली लाइन, आखिर वाली लाइन रिजल्ट में से आपकी फैक्टोरियल 4 ने जनरेट की है. तो ये फैक्टोरियल 3 ने दूसरी लाइन जनरेट की है, और फैक्टोरियल 3 ने यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन जनरेट की है आउटपुट की. तो पेपर के ऊपर इसको विजुलाइज करते हुए, रिकर्जन ट्री बनाते हुए आपको साथ साथ इसकी आउटपुट भी प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए. इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है साथ साथ. सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल आवर फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन, और इसको हमने यहाँ पे विजुलाइज करके भी देख लिया, और आउटपुट भी अगर लिखने को कहा जाए तो वी शुड बी एबल टू write the output of this function on any specific value of n, starting from any specific value of n. So now let's move on to our next example. इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं मेन के अंदर. So for our next example, we want to implement a function to print some sort of message on screen. लेट्स सपोज के हमारे फंक्शन का नाम है प्रिंट मैसेज. इट टेक्स एन इंटीजर नम, लेट्स सपोज, एंड इट प्रिंट्स अ पर्टिकुलर मैसेज नम नंबर ऑफ टाइम्स ऑन द स्क्रीन. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक थ्रू अ लूप सो दैट यू कैन सी कि हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट क्या करना चाह रहे हैं. सो अंदर हमने एक लूप लगा लिया जो कि नम तक चल रहा है, और इसके अंदर हम अपना मैसेज हेलो वर्ल्ड का लेट्स सपोज प्रिंट कर देते हैं. तो प्रिंट मैसेज का फंक्शन हम कॉल करेंगे अब मेन से. लेट्स सपोज 4 लेता हूँ पैरामीटर में, तो 4 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर.
चला के वेरीफाई भी कर लें, तो 4 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यहाँ पे 15 भेज दें तो 15 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इट प्रिंट्स अ सिंपल मैसेज n number of times, num number of times using a loop. So this is an iterative algorithm. We want to change that. Now we want to implement, ये इसको लिखा रहने देते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। Now we want to implement it through recursion. अब रिकर्जन के थ्रू हम इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एक मैसेज हमने लेट्स सपोज 7 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हाउ टू फॉर्मुलेट दिस एज अ रिकर्सिव प्रॉब्लम। लूप के थ्रू तो करना बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसान है और हमने करके जल्दी से देख भी लिया। तो हाउ टू डू इट यूजिंग रिकर्जन, और आइडिया तकरीबन वही यूज़ होगा जो हमने यहाँ पे फिक्टोरियल के लिए भी यूज़ किया। सो द आइडिया इज कि यू आस्क दिस फंक्शन टू प्रिंट द मैसेज num-1 टाइम्स। आप कहेंगे एक दफ़ा मैं खुद प्रिंट कर लूँगा और num-1 टाइम्स, दैट इज़ अगर 7 आ रहा है नम, तो 6 टाइम्स आप रिकर्सिव कॉल के थ्रू प्रिंट कर दें मैसेज, और एक दफ़ा खुद मैसेज प्रिंट कर दें। तो एक मतलब जो खुद मैसेज प्रिंट करना है वो आप इससे पहले भी कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते हैं, लाइक दिस। बट वंस अगेन अगर मैं अपना फंक्शन सिर्फ इतना ही रखता हूँ तो दिस विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन। वाई? बिकॉज आई एम डिक्रीजिंग नम इन ईच रिकर्सिव कॉल, बट देयर इज नो चेक पुट ऑन नम। कोई चेक तो मैंने लगाया नहीं, इसका मतलब है कि वो अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो ये क्या, अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो दिस विल कीप डिस्प्लेइंग हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन अंटिल द प्रोग्राम क्रैशेस। और वंस if I move this here, now you will see no output on screen, but still the program will crash because this function will keep calling itself. और प्रोग्राम क्रैश एक्चुअली क्यों हो रहा है उसकी रीज़न भी अब आपको समझ आनी चाहिए कि प्रोग्राम स्टैक के ऊपर उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश करता जा रहा है 7 से 6 5 4 3 2 1 0 -1 अप टू -infinity। तो इवेंचुअली स्टैक की स्पेस खत्म हो जाएगी। मेमोरी एक लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्स है, तो इवेंचुअली इट विल रन आउट। सो इवेंचुअली although दिस प्रोग्राम डज नॉट जनरेट एनी मैसेज बट मैसेज ऑन स्क्रीन, चूँकि मैसेज प्रिंट करने की नौबत ही नहीं आती, चूँकि मैसेज प्रिंट होना है इस रिकर्सिव कॉल के बाद, बट वो रिकर्सिव कॉल से ही नहीं निकल पाता और वहीं पे सारी स्टैक स्पेस खत्म हो जाती है और प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। दोबारा चला के देख लेते हैं, तो प्रोग्राम क्रैश कर रहा है। सो अगेन इशू वही है कि बेस केस का चेक नहीं लगाया। अब बेस केस का चेक क्या होगा यहाँ पे कि अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो तभी ये सारा काम करने की ज़रूरत है, और अगर नम 0 है या 0 से कम है तो तब कुछ भी नहीं करना, तो इफ का एल्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो डू समथिंग, एग्जीक्यूट दीज 2 लाइन्स ओनली इफ नम इज ग्रेटर देन 0। तो num-1 पे रिकर्सिव कॉल करो और फिर हेलो वर्ल्ड एक बार खुद से प्रिंट कर दो। तो नाउ द क्वेश्चन माइट राइज कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक बार भी क्यों प्रिंट कर रहे हैं, इसी को नाम के साथ कॉल कर देते हैं। अब बेस केस का चेक भी लगा लिए तो प्रिंट मैसेज को नम के साथ ही कॉल कर दे। वंस अगेन दिस विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट रिकर्जन। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू द नेक्स्ट द प्रॉब्लम साइज, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज नॉट बीइंग डिक्रीज्ड। वो सेम है, पहली फंक्शन कॉल में भी 7 है, अगली फंक्शन कॉल में भी 7 है, और इट विल रिमेन 7 एंड इट विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ एंड इट विल नेवर टर्मिनेट बिकॉज दिस कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स। So that is another important lesson to learn here, and that lesson is कि although आपने बेस केस का चेक लगा लिया है, बेस केस का चेक लगाया भी स्टार्ट पे है, बट स्टिल आपका फंक्शन इनफाइनाइट रिकर्जन में जा रहा है बिकॉज द प्रॉब्लम साइज इज नॉट बीइंग डिक्रीज्ड। तो यू नीड टू मेक श्योर इन एवरी रिकर्सिव फंक्शन दैट यू इम्प्लीमेंट दैट प्रॉब्लम साइज इज डिक्रीज्ड। पहले वाले केस में प्रॉब्लम साइज n-1 से डिक्रीज हो रहा था तो इवेंचुअली 0 तक पहुंच जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि उसको डिक्रीज करें। तो यहाँ पे हम num-1 से -1 से डिक्रीज कर रहे हैं। इन सम अदर प्रॉब्लम हम किसी और फैक्टर से भी डिक्रीज कर रहे हो सकते हैं। कुछ केसेस में हम देखेंगे num-2 से डिक्रीज हो रहा होगा प्रॉब्लम साइज, कुछ केसेस में और बड़े फैक्टर से डिक्रीज हो रहा होगा। वी विल सी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो हम कहेंगे एक मैसेज हम खुद प्रिंट कर लेते हैं
और num-1 मैसेज को प्रिंट करने के लिए रिकर्सिव कॉल कर दी। So now this function should work and it should print the message hello world on screen 7 times because यहाँ से हम 7 भेज रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 times ये मैसेज प्रिंट हुआ है। इसको एक बार और कॉल कर लें, दरमियान में एक मार्कर लाइन प्रिंट कर लेते हैं और लेट्स सपोज 4 times, तो 7 times and then 4 times after the marker line. So this is our second recursive function जो कि एक मैसेज को हेलो वर्ल्ड के मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। एंड नाउ इफ आई मूव दिस स्टेटमेंट हेयर तो दिस वोंट अफेक्ट द आउटपुट because it doesn't matter that you print the message and then call the function or you call the function and then print the message। मैसेज तो उतनी बार ही प्रिंट होना, तो इसकी भी आउटपुट बिल्कुल वही आएगी जो कि पहले वाले प्रोग्राम की आ रही थी। बट दिस वोंट बी ट्रू in the case of every recursive function, that is यानी कि कुछ ऐसे रिकर्सिव फंक्शन होंगे जहाँ पे अगर मैं आउटपुट की स्टेटमेंट या कोई और स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं कि आउटपुट की स्टेटमेंट हो, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई और काम भी हो सकता है, उसकी प्लेसमेंट अगर बिफोर से आफ्टर कर दूँ फंक्शन कॉल, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, तो आउटपुट विल चेंज ड्रास्टिकली, रिजल्ट विल चेंज ड्रास्टिकली, बट एटलीस्ट नॉट इन दिस केस। इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होगा। So as far as this example is concerned, the order of these two statements doesn't matter, but in some other scenarios the order of the statements will matter. तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इसकी आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन है और ये इसकी आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन है और ये इसकी उसी प्रॉब्लम की रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर हम लूप कोई नहीं यूज़ कर रहे, वही काम अब रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं। इफ़ लगा हुआ सिर्फ फॉर वाइल या कोई और लूप नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर सेकंड एग्जांपल ऑफ रिकर्जन एंड इफ़ यू लुक एट योर बुक, दिस इज चैप्टर नंबर 20 ऑफ गेटिस बुक। तो इसी किस्म की एग्जाम्पल उसने यहाँ पे भी दी है, तो बुक से भी इस डिस्कशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मैसेज प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, दिस इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन, मैसेज नाम का फंक्शन है और टाइम्स वो पैरामीटर है जिसको हमने नाम का है और उसी तरह से मैसेज प्रिंट कर रहा है। फंक्शन कॉल किस तरह दिखा रहा है, ये भी वही मेथड यूज़ कर रहा है जो हमने यूज़ किया ऑफ रिकर्जन ट्री। तो रिकर्जन ट्री बना के यहाँ पे दिखा रहा है, ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है इसका। तो किताब से भी इन टॉपिक्स को, इस टॉपिक को जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 20 के, उनको भी साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पे किताब में आप देख सकते हैं अगले सेक्शन के अंदर 20.2 के अंदर फैक्टोरियल का फंक्शन भी उसने डिस्कस किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फैक्टोरियल फंक्शन और इसकी जो रेलिवेंट डिस्कशन है ये इसका रिकर्सिव फंक्शन कॉल है जिसको हमने रिकर्जन ट्री कहा, उसको शो कर रहा है यहाँ पे। सो गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक एज वेल। तो बुक को पढ़ना भी इंतहाई ज़रूरी है, जैसे मैं पहले भी आपको एडवाइस करता रहा। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, ये मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ जी, इसको हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आपको खुद से पढ़ना है। इससे रेलिवेंट कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी शॉर्टली लेक्चर के बाकी पार्ट के अंदर, बट स्पेसिफिकली दिस फंक्शन नम कैट्स है क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये जो सेकंड पैरामीटर है इस फंक्शन का, पहला पैरामीटर एक करैक्टर है, तो आपने काउंट करना है कि ये वाला करैक्टर जो पहले पैरामीटर में आ रहा है वो इस स्ट्रिंग में कितनी बार अक्कर कर रहा है। और एक तीसरा पैरामीटर भी चाहिए हमें, और वो क्यों चाहिए उसकी रीज़न अभी जब फंक्शन आप देखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो देन क्लियर होगी कि तीसरे पैरामीटर की क्या ज़रूरत है। तो दिस करैक्टर सर्च, इसको तलाश करना है स्ट्रिंग str में, और जितनी बार ये करैक्टर इस स्ट्रिंग में आ रहा है उसका काउंट रिटर्न करना है। Obviously, you can implement it through a loop, but here we are the author is trying to implement it through recursion. तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसकी एक सारी एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पेज नंबर 1231 से शुरू हो रहा है जी, और यहाँ तक 1234 तक के टॉप हाफ तक तकरीबन है। तो इसकी कंप्लीट डिस्कशन आपने यहाँ से पढ़ के इसकी वर्किंग अच्छी तरह से समझ लेनी है। So we are
going to discuss some other examples here. So next example that we are going to discuss is the implementation of this function is even. आपने बताना है इस फंक्शन में, अगेन बूल रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, कि n इवन है या नहीं. अगर n इवन है तो दिस फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट शुड रिटर्न फॉल्स. तो यू कैन थिंक अबाउट अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर, कि अगर किसी नंबर का मॉड 2 इक्वल टू 0 आता है, यानी कि 2 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है नंबर, तो दैट नंबर इज इवन, तो इन दैट केस रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. तो दिस इज अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन. इसमें लूप लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉडुलस का ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. लेकिन हमने अब यही काम रिकर्जन के थ्रू करना है, मॉडुलस का ऑपरेटर नहीं यूज़ करना. सपोज कि आपको मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करने से रोक दिया गया, तो आपको रिकर्सिवली ये कहा गया है कि रिकर्सिवली ये फंक्शन इंप्लीमेंट करें. तो इसकी रिकर्सिव लॉजिक क्या बनेगी? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. और जो 2 के मल्टीपल नहीं है, उनके साथ वाले नंबर्स वो जाहिर है ऑड नंबर्स कहलाते हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट. सो किसी भी कोई एक बड़ा नंबर आपको दे दिया जाता है. लेट्स सपोज कि आपको एक नंबर 46 दे दिया जाता है, आपको बताना है कि ये इवन है कि नहीं. तो हाउ टू मेक दिस इनटू अ रिकर्सिव प्रॉब्लम? जब भी आपको कोई नया प्रॉब्लम दिया जाता है रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन कैसे बनेगी. तो पहले इस फॉर्मुलेशन बनाएं जहन में, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, उस फॉर्मुलेशन को इम्प्लीमेंट करें. तो इसकी फॉर्मुलेशन क्या बनेगी कि कोई भी इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें से आप अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएं रिपीटेडली, तो इवेंचुअली द आंसर विल बी 0. अभी मैं नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. सो 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो इवेंचुअली इट विल बिकम 0. तो इसका मतलब है कि वो जो ओरिजिनल नंबर जिसमें हमने 2 सब्ट्रैक्ट करने शुरू किए थे दैट वाज इवन. और अगर आंसर 1 आए, 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेट्स सपोज के 46 नहीं 47 है, तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो इवेंचुअली इट विल टेक यू टू 1 नॉट 0. तो अगर आंसर 1 हो गया है, रिजल्ट 1 हो गया है सब्ट्रैक्ट करते करते, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर इवन नहीं था, वो ऑड था. सो दैट इज आवर लॉजिक, दैट इज आवर फॉर्मुलेशन, कि हम रिपीटेडली 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे n में से, और इवेंचुअली अगर आंसर 0 आएगा तो वी विल से कि इट इज़ इवन, और आंसर 1 आएगा तो वी विल से कि इट इज़ ऑड. तो हम यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं कि अगर n, मैं बेस केस का चेक पहले लगा रहा हूँ, अगर n 0 है, डिक्रीज होते होते प्रॉब्लम साइज डिक्रीज होते होते n 0 हो गया है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल नंबर वाज इंडीड इवन, तो रिटर्न ट्रू. If n is 1, डिक्रीज होते होते 1 हो चुका है, तो रिटर्न फॉल्स. इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर वाज नॉट इवन, इट वाज ऑड. सो दीज आर द 2 बेस केसेस. नाउ जैसा हमने पहले कहा था, एटलीस्ट एक बेस केस होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हमें एक से ज़्यादा बेस केसेस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, एंड इट इज़ वन सच प्रॉब्लम. तो इफ n is 0 रिटर्न ट्रू, इफ n is 1 इसको एल्स इफ कर दें तो रिटर्न फॉल्स. एल्स ये आपका रिकर्सिव स्टेप आ जाएगा कि अब क्या करना है. ना वो 0 है ना 1 है, यानी कि 1 से बड़ा कोई नंबर है. अभी हम नेगेटिव इंटीजर्स को हैंडल नहीं कर रहे, जैसा मैंने पहले भी कहा. तो यहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, या उसकी रिटर्न वैल्यू फंक्शन को कॉल करके, इस इवन को कॉल करके नंबर पे उसकी रिटर्न वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ़ द रिटर्न वैल्यू इज़ ट्रू, तो प्रिंट द मैसेज के द नंबर इज़ इवन, else print the message that that number is not even or that number is
ऑड। सो यहाँ पे अब रिकर्सिव स्टेप में क्या करेंगे, रिकर्सिव स्टेप के अंदर हम अब वही काम करेंगे जो अभी हमने फॉर्मुलेशन बनाई कि दो दो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो आपने चेक करना है कि 47 इवन है कि नहीं है, तो आप चेक कर लें कि 45 इवन है कि नहीं। अगर 45 इवन होगा तो इसका मतलब है 47 भी इवन है। अगर 45 इवन नहीं है, जैसा कि इस केस में निकलेगा इवेंचुअली आंसर, तो आप कहेंगे हाँ जी 47 भी इवन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कॉल करेंगे, वो रिकर्सिव कॉल करेंगे। पहले तो बेस केस थे, यहाँ पे कोई रिकर्सिव कॉल नहीं की थी अब तक, तो n-2 पे कॉल करें इज इवन, और जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू है उसको रिटर्न कर दें। तो रिटर्न इज इवन n-2। यू माइट स्टोर इट इनटू अ बूल वेरिएबल फर्स्ट एंड देन रिटर्न इट, बूल फ्लैग इस तरह से, एंड देन रिटर्न फ्लैग, या को अब इतनी फेमिलियरिटी हो जानी चाहिए कि आप उसी स्टेटमेंट में, रिटर्न की स्टेटमेंट में ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट लाइक दिस। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट है। इसको चला के देखते हैं जी 47 के ऊपर। तो 47 के ऊपर लेट्स सी के व्हाट आउटपुट इट प्रोड्यूसेस। द नंबर 47 इज ऑड। 44 पे the number is even, and similarly you can try it on other inputs as well. So now we have implemented the logic of is even without using the modulus operator. तो ये रिमाइंडर वाला ऑपरेटर था, ये यूज़ किए बगैर हमने रिकर्जन के थ्रू अब वो लॉजिक बनाई है। ये दो बेस केसेस हैं और ये इसका रिकर्सिव स्टेप है। नाउ हियर यू शुड विजुलाइज दिस फंक्शन ऑन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स टू सी हाउ इट इज़ प्रोड्यूसिंग द करेक्ट आंसर। तो अपने आप को कन्विंस करें इसको डिफरेंट तरह के इनपुट्स के ऊपर चला के कि ये कैसे ठीक आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वंस अगेन इफ़ यू गिव इट अ नेगेटिव वैल्यू टू स्टार्ट विद, इट विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन, बिकॉज इनिशियली ना वो 0 है ना 1 है, वो -2 कर देगा उसमें से, वो -46 हो जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, वो 0 या 1 तक नहीं पहुँचेगा। तो दिस इम्प्लीमेंटेशन एज्यूम्स कि वी आर स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर मैं नेगेटिव इनपुट दे रहा हूँ तो अगेन दिस विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन एंड प्रोग्राम विल क्रैश एज यू कैन सी। सो आपने जाके इसको विजुलाइज करके भी देखना है और उसके बाद इसको मॉडिफाई इज इवन फंक्शन टू हैंडल नेगेटिव इनपुट्स एज वेल। ये आपने करना है। तो -44 भी इवन ही है। सिमिलरली -31 ऑड है। तो उसके लिए क्या चेक लगाना है, किस तरह से लॉजिक बनानी है, वो आपको ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, वो एक सिंपल चेक ही लगेगा, लेकिन वो कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, उसको लगाएं और उसको चला के वेरीफाई करें। तो ये आपके करने के लिए, इसको विजुलाइज भी करना है और नंबर 1 आपने विजुलाइज इज इवन फंक्शन ऑन सेवरल इनपुट्स, यानी कि उसका रिकर्जन ट्री बनाएं, उसका स्टैक बनाएं, स्टैक बना के वेरीफाई करें, रिकर्जन ट्री बना के उसको विजुलाइज करें और फिर उसको मॉडिफाई करें सो दैट कि वो नेगेटिव इनपुट्स के ऊपर भी ठीक आंसर प्रोड्यूस करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। इज इवन का कोड भी हम मेन में कमेंट आउट कर देते हैं। Now next example is related to displaying arrays. Suppose that you have an array of integers a1 here of size 5 and इसके अंदर कुछ numbers भी हम store कर लेते हैं and you have another array of size 3, let's suppose there are some other numbers here. Like this, and you want to display these two arrays. You can simply write an iterative algorithm, iterative function for that purpose. और नाम लेट्स सपोज उस फंक्शन का है डिस्प्ले एरे। इट टेक्स एन एरे एंड लेट्स सपोज कि वी वांट टू डिस्प्ले अ पोर्शन ऑफ द एरे एज वेल। तो I will send the starting index and the ending index as well.
फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले A1, मैं इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को सिर्फ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो आई विल कॉल दिस फंक्शन लाइक दिस A1 इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 4। तो A1 को कम्प्लीटली डिस्प्ले ना करो, बल्कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 या इंडेक्स 3 तक उसको डिस्प्ले करो। तो इंडेक्स 1 इज़ 20 वो डिस्प्ले होगा, इंडेक्स 2 पे 30 है वो डिस्प्ले होगा, और इंडेक्स 3 पे 40 है वो डिस्प्ले होगा। So this can be used to display the whole array as well. If I send 0 here and 4 here as well. और similarly अगर मैं A2 को display करना चाहता हूँ completely, तो I will make this function call, since there are 3 elements, तो last value index will be 2. So this first function call displays the complete 5 elements of first array should display, and this second function call should display the 3 elements of, that is the complete array 2. A2 को display करना चाहिए इसे। So obviously you can use a loop to implement its logic, but here we are going to implement it through recursion. तो रिकर्सिवली अब डिस्प्ले अरे की लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, और आइडिया हम इसी से लेंगे कि आप n साइज़ के एक बड़े प्रॉब्लम को, जैसा ट्यूटोरियल में भी हमने किया, n-1 साइज़ की एक प्रॉब्लम और 1 को अलहदा करके डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही डिवीजन की थी, यहाँ पे हम 2 से सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में हम 1 से रिड्यूस कर रहे थे प्रॉब्लम साइज, यहाँ पे हम 2 से रिड्यूस कर रहे थे। सो इफ़ यू हैव सेवरल एलिमेंट्स टू डिस्प्ले, लेट्स सपोज यू से कि आई विल डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट, आई कैन डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट लाइक दिस, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड बाय अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल टू दिस फंक्शन। तो अगर ए स्टार्ट को हमने डिस्प्ले कर दिया है, A स्टार्ट को हमने डिस्प्ले कर दिया है, पहले एलिमेंट को हमने डिस्प्ले कर दिया है, तो नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आई विल मेक अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल हेयर। तो आई विल कॉल द डिस्प्ले एरे फंक्शन, आई विल सेंड द होल एरे, आई विल सेंड स्टार्ट एंड एंड। अब ये तो वंस अगेन इनफाइनाइट रिकर्जन में चला जाएगा, बिकॉज पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आ रही, पहला पैरामीटर भी वही भेज रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर में भी वही भेज रहे हैं, तीसरे में भी यही भेज रहे हैं, तो दिस विल नेवर टर्मिनेट। एवरी टाइम ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा और स्टार्टिंग एलिमेंट ही बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। और इसको हम चला के वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये पहली वाली फंक्शन कॉल के अंदर, कि इनफाइनाइट रिकर्जन यहाँ पे हो रही है, और वो 10 10 10 ही डिस्प्ले करता जा रहा है पहला एलिमेंट। और हम यहाँ पे अगर उसके बाद स्पेस भी डिस्प्ले कर दें, क्योंकि एलिमेंट्स हम चाहेंगे कि प्रॉपर्ली स्पेस से डेलिमिट होकर डिस्प्ले हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट क्लियरली कि वो इनफाइनाइट रिकर्जन में जा रहा है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट वाले एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिए, स्टार्ट +1 से ऑनवर्ड डिस्प्ले करना है। तो एक एलिमेंट को खुद से डिस्प्ले कर लिया, और बाकी के एलिमेंट्स को, अगर टोटल n एलिमेंट्स थे तो एक एलिमेंट को खुद से डिस्प्ले कर लिया, और बाकी के n-1 को डिस्प्ले करने के लिए ये वाली रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दी। तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल तो हो गई, लेकिन स्टिल द बेस केस इज मिसिंग, ये फंक्शन अब टर्मिनेट नहीं होगा। एरे के एलिमेंट्स तो वो डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद आगे जाता रहेगा, इट विल नेवर टर्मिनेट एंड इट विल इवेंचुअली क्रैश द प्रोग्राम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो 10 20 30 40 50 डिस्प्ले हुए, और उसके बाद काफ़ी सारे जंक वैल्यूज डिस्प्ले होती गई, और इवेंचुअली प्रोग्राम क्रैश कर गया। अब जंक वैल्यूज क्यों डिस्प्ले हो रही हैं? बिकॉज दिस इंडेक्स विल इवेंचुअली गो आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द एरे। एरे के अंदर तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, तो इवेंचुअली इट विल गो आउट ऑफ बाउंड्स, and due to which the program will crash eventually. So we must perform the check of base case here as well. अब बेस केस कब आएगा? अब बेस केस तब आएगा जब आप कहते हैं कि स्टार्ट इंक्रीमेंट होता जा रहा है, एंड तो नहीं चेंज हो रहा, स्टार्ट इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो इवेंचुअली अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है कि वी शुड डू नथिंग। तो वी शुड डू दिस थिंग, यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट को डिस्प्ले करें और फिर रिकर्सिव कॉल करें ओनली इफ स्टार्ट इज नॉट ग्रेटर देन एंड। तो स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, क्योंकि अगर नॉर्मली स्टार्ट विल बी स्मॉलर देन एंड, तो इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाएगा, और फिर उससे अगली आइटरेशन में स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाएगा। सो वो हमने बेस केस लगा लिए। तो इस तरह से बेस केस लगाने की बजाय अगर आप इसको रिवर्स कर दें कि स्टार्ट ग्रेटर देन एंड की जो रिवर्स कंडीशन बनती है उसको
लगा के इफ़ कंडीशन में, इफ़ के ब्लॉक में ये सब कुछ लिख दें और एल्स इम्प्लीमेंट ना करें, तो इट विल बी बेटर इम्प्लीमेंटेशन एज कम्पेयर टू दिस वन जिसमें हमने इफ़ लगा दिया और इफ़ की बॉडी यहाँ पे इफ़ का जो ब्लॉक है वो एम्प्टी। सो बेहतर तरीका क्या होगा कि हम इसे इस तरह से लगाएं, इफ स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, ओनली देन डू सम एफर्ट टू डिस्प्ले द एरे। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, इट मीन्स नथिंग टू डिस्प्ले, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो नाउ दिस शुड वर्क करेक्टली एंड शुड टर्मिनेट करेक्टली एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद प्रोग्राम आपका नॉर्मली लीगली टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली अगर दूसरी एरे को हम यहाँ पे डिस्प्ले करें और यहाँ पे हम एक एंडल भी डिस्प्ले कर देते हैं सो दैट के दोनों एरेज अलग लाइन पे नजर आएँ, इसके बाद भी एक एंडल डिस्प्ले कर देते हैं। सो नाउ बोथ एरेज आर डिस्प्लेड प्रॉपरली 10, 20, 30, 40, 50 and 78, 84, -32। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक पोर्शन इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक और इसके इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 2 तक, तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो इसमें वो सिर्फ वो वाले 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है इंडेक्स नंबर 1 से 3 तक, और नीचे वाले केस में वो इंडेक्स 1 और 2 पे जो 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो डिस्प्ले कर रहा है, कंप्लीट एरे नहीं हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इस केस में। सो दैट इज़ योर फंक्शन डिस्प्ले एरे। एंड अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई लूप नहीं है, लूप की मदद से भी ऑब्वियसली ये लॉजिक इंप्लीमेंट की जा सकती है, की भी होगी आपने कई बार पहले, लेकिन हमने यहाँ पे अब रिकर्जन के थ्रू वही लॉजिक इंप्लीमेंट की है। ये एक मेथड है इसको इंप्लीमेंट करने का। अब हम इसको एक और मेथड से भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसको मैं ऊपर कॉपी करके इसको कमेंट आउट करने लगा। अब वो दूसरा मेथड क्या है, वो चेंज ऑफ बेस केस है। क्या आप बेस केस तब्दील कर सकते हैं कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड का चेक लगाया आपने कि अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है देन यू डू नथिंग, अदरवाइज यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग, यानी कि पहले एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं और बाकियों को डिस्प्ले करने के लिए सेकंड से ऑनवर्ड्स तमाम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए रिकर्सिव कॉल कर देते हैं। और एक वेरिएशन जो इसकी यहाँ पे की जा सकती है वो ये है कि मैं स्टार्ट इंक्रीमेंट करने की बजाय एंड को डिक्रीमेंट करना शुरू कर दूँ और आखिरी एलिमेंट को डिस्प्ले कर लूँ। तो आखिरी एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिया और उसके बाद स्टार्ट से n-1 तक डिस्प्ले करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करती है। अगेन लेट्स फर्स्टली डिस्प्ले द होल एरेज लाइक दिस। तो अब क्या होगा, अब जब पहली फंक्शन कॉल में जब आएगा 0-4 पैरामीटर्स के साथ, तो इट विल डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट। इन द नेक्स्ट फंक्शन कॉल, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, इट विल डिस्प्ले द सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज नाउ डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द एरे इन रिवर्स ऑर्डर। इसको चला के वेरीफाई भी कर लें कि वो 50, 40, 30, 20 एंड 10 डिस्प्ले होंगे, और सिमिलरली दूसरी एरे के एलिमेंट्स भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे, बिकॉज नाउ वी आर डिस्प्लेइंग द लास्ट एलिमेंट फर्स्ट and then displaying the rest of the array. And if you move this statement here, जो बात हमने पिछली एग्जांपल में भी की थी यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। Now I have just moved this statement from here to here. That is a recursive function call पहले हो रही है और बाद में मैं स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। तो now once again the elements will be printed in the correct order, as you can see from this output. 10, 20, 30, 40, 50 and second array as well. So if you put this statement before the function call, the elements will be printed in the reverse order, and if you put it afterwards, the elements will be printed in the correct order. Similarly here as well, इस वाली implementation में भी अगर आप इस वाली स्टेटमेंट को जिसमें ARR स्टार्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको अगर एंड पे मूव कर दें, इसको अनकमेंट करते हैं, if you move it after the function call, so this function will start printing the array in reverse order as well, as seen here. And if you move it back, so it will start printing in the correct order. And why it is doing so? Again, इसको विजुलाइज करके देखें और अपने आप को कन्विंस करें कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। यानी कि जब हम ये स्टेटमेंट नीचे मूव करते हैं तो why it is displaying the elements in the reverse order, and why putting it before the function call produces the आउटपुट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसको भी विजुलाइज करके और डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर इसको चला के पेपर के ऊपर से विजुलाइज करके अपने आप को कन्विंस करें कि ये किस तरह काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। सिमिलरली दिस इम्प्लीमेंटेशन एज वेल।
So let's discuss another implementation of this display array. अब इसमें आप बेस केस को चेंज कर रहे हैं कि अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड है, इसका मतलब है एरे में एक ही एलिमेंट है। स्टार्ट इक्वल टू एंड का मतलब है एरे कंटेन्स वन एलिमेंट ओनली, और द पोर्शन ऑफ द एरे which we are supposed to display in this function call, in this particular recursive function call, contains only one element. So अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, उसको वैसे ही प्रिंट कर दें एरे स्टार्ट या एरे एंड, क्योंकि बोथ आर सेम तो इट डजंट मैटर। एल्स अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं है, स्टार्ट लेस देन एंड है, तो देन डू वन ऑफ दोस टू थिंग्स। इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इस तरह से भी एंड को डिक्रीमेंट करके, यहाँ पे स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एंड को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स कॉपी दिस वन हियर like this. So if there are more than one elements, so display the first element and then make a recursive call to display the rest of the elements. If there is a single element, then simply display that element. So it is another formulation, and let's execute this to verify that it works correctly as well. Here. तो पहले वाले दो केसेस में हमने बेस केस का चेक लगाया हुआ था जीरो साइज के एरे के ऊपर कि अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया, स्टार्ट अगर एंड से आगे निकल गया, इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट टू बी डिस्प्लेड एज वी डिस्कस प्रीवियसली। सो हमने बेस केस जीरो साइज के ऊपर लगाया हुआ था, अब हमने बेस केस यहाँ पे वन साइज के ऊपर लगा लिया। तो दिस इज येट अनदर इम्प्लीमेंटेशन। और वंस अगेन यहाँ पे भी वही बिहेवियर आपको नजर आएगा। इफ़ यू मूव दिस स्टेटमेंट हेयर आफ्टर डिस्प्ले एरे, तो यू विल सी द एरे इन द रिवर्स ऑर्डर इन द आउटपुट। तो इसको भी दोनों तरह से चला के वेरीफाई कीजिएगा। और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इसको आप एक फंक्शन टेम्पलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको किसी भी टाइप की एरे दे दी जाए। तो यहाँ पे जेनेरिक टाइप टी की एरे आ जाएगी, जबकि ये तो इंटीजर्स ही रहेंगे बिकॉज दीज आर इंडिसेस। तो उसको आप फिर किसी भी टाइप की एरे के लिए मेन से डिस्प्ले करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर्स की एरे के लिए, डबल्स की एरे, कैरेक्टर्स वगैरह की एरे के लिए उसको चला के वेरीफाई कीजिएगा। और ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे बिल्ड की है डिस्प्ले एरे के लिए, इसको अच्छी तरह से ज़रूर समझ लीजिएगा, बिकॉज दिस लॉजिक विल बी यूज्ड इन सेवरल अदर फंक्शंस एज वेल, जो कि आपको लैब असाइनमेंट्स वगैरह में दिए जाएंगे या सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करने हैं, आने वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। तो दिस लॉजिक विल बी वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ डिस्प्ले एरे एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द डिस्प्ले एरे। Okay, so let's move on to our next example, recursion की अगली example जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Let's suppose कि you have an integer num here containing a number 475 and you want to count the number of digits in this number. आपने शुरू में जब एल्गोरिथम सूडोकोड वगैरह पढ़ना लिखना सीखा तो इस किस्म के काम आपने किए होंगे, लेकिन वहाँ पे आपने ये काम लूप के थ्रू किया हो। इनके एक लूप लगा के आप एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, मेन के अंदर भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं जो कि इसके डिजिट्स को काउंट करे। ये किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, जितनी बार आप उसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 475 है, इसको एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 47, काउंट में 1 आ जाएगा। फिर 47 को एक बार और 10 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, काउंट में 2 आ जाएगा, इनके काउंट इंक्रीमेंट होता जा रहा है। फिर 4 को इवेंचुअली 10 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, काउंट 3 हो गया, तो यू रिटर्न 3। 3 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। इस तरह ही अगर कोई बड़ा नंबर है तो यूजिंग द सेम लॉजिक यू कैन इजीली डिटरमिन के इसमें 4 डिजिट्स हैं। सो नाउ वी वांट टू डू दैट यूजिंग रिकर्जन। लूप के थ्रू नहीं है, बल्कि रिकर्जन के थ्रू हम वही काम करना चाह रहे हैं। यानी कि हम एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं इंट, फिर उसकी रिटर्न टाइप है काउंट डिजिट्स, जो कि एक नंबर ले n और उसकी डिजिट्स की तादाद काउंट करके रिटर्न करे विदाउट यूजिंग अ लूप। तो यहाँ पे हम फिर वो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, नम कंटेन्स काउंट डिजिट्स का फंक्शन कॉल करें नम के ऊपर,
इतने डिजिट्स। तो यहाँ पे हम वो लॉजिक सारी बिल्ड करेंगे। तो लॉजिक वही है जो लूप के थ्रू भी इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो रिकर्सिव कॉल के थ्रू इंप्लीमेंट होगी। रिकर्सिव कॉल के थ्रू क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगी कि आपके पास नम आ रहा है, एन आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर, अगेन फिलहाल अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव इनपुट की बात बाद में करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि उसके डिजिट्स काउंट कर लो, काउंट डिजिट्स इन n/10, दैट इज n/10 करने से क्या होगा, 475 डिवाइड बाई 10 करने से क्या होगा, इंटीजर डिवीजन हो रही है तो 47 बच जाएगा, यानी कि राइट मोस्ट जो उसका डिजिट है वो कट ऑफ हो जाएगा। n/10 का ये इफेक्ट होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो उसका राइट मोस्ट डिजिट कट ऑफ हो जाता है। तो आप कहते हैं कि 5 को रिमूव करते हैं, 47 में डिजिट्स काउंट कर लें, और इसका जो भी आंसर आएगा, इसको मैं किसी टेम्प वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें एक ऐड करके रिटर्न कर दें, तो दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। तो इफ सम हाउ यू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n/10, कैसे करेंगे वो भी जाहिर है रिकर्सिव फंक्शन कॉल के थ्रू करेंगे। यू सिंपली ऐड 1 टू इट्स रिजल्ट एंड रिटर्न। तो 47 का आंसर आ जाएगा, लेट्स सपोज आपके पास 2, कि 47 में 2 डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे 2 + 1 475 में 3 डिजिट्स हैं। तो ये आपकी कोड लॉजिक है। अब इशू सिर्फ एक रह गया, वही बेस केस वाला, कि अगर बेस केस नहीं लगाएंगे तो अगेन दिस विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्जन। तब बेस केस लगाना है, और बेस केस क्या लगेगा कि अगर आपके पास एक सिंगल डिजिट का नंबर रह गया, यानी कि आप नंबर डिवाइड करते जा रहे हैं और एक सिंगल डिजिट नंबर रह गया है, तो सिंपली रिटर्न 1, दैट इज इफ n is greater than or equal to 0 and n is less than or equal to 9, यानी कि एक सिंगल डिजिट नंबर रह गया, तो सिंपली रिटर्न 1। अदरवाइज ये सारा कुछ जो लॉजिक हमने डेवलप की है ये सारा काम कर लेंगे यहाँ पर। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर रह गया है तो रिटर्न सिंपली 1, अदरवाइज n/10 के डिजिट्स काउंट करें और उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करते हैं। चलाते हैं जी इसको। तो 475 कंटेन्स 3 डिजिट्स, इस तरह अगर नंबर के डिजिट्स में बढ़ा दूं तो नाउ इट शुड रिटर्न 7 एज सीन हियर। एक डिजिट का नंबर भेजते हैं तो उसमें शुरू में बेस केस ट्रू हो जाएगा और वो 4 कंटेन्स 1 डिजिट आ जाएगा। तो इसको भी प्रॉपर्ली पेपर के ऊपर विजुलाइज करके देखें, इसका रिकर्जन ट्री बना के देखें कि इस इनपुट के ऊपर ये कैसे काम कर रहा है और किस तरह से वो फंक्शन कॉल्स हो रही हैं और किस तरह से वैल्यूज रिटर्न होकर आप तक पहुंच रही हैं। तो मेक अ रिकर्जन ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर इनपुट। You can try other inputs as well. And once again, it doesn't work if you have नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को इस केस में हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे चेक में कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल -4753 भी दे दिया जाता है तो इसके अंदर भी डिजिट्स 4 ही हैं, तो इसका आंसर भी 4 ही आना चाहिए। तो इसको भी आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इट टू हैंडल नेगेटिव इनपुट्स एज वेल। तो नेगेटिव नंबर्स के ऊपर भी इसे ठीक चलना चाहिए। तो काउंट डिजिट्स का भी हमने फंक्शन लिख लिया। अब आपने एक और फंक्शन लिखना है रिकर्जन के थ्रू ऑब्वियसली, जो कि काउंट करने के बजाय डिजिट्स को सम कर रहा होगा। तो ये वाला फंक्शन लिखना है जो कि डिजिट्स को सम करके रिटर्न करे। यानी कि अगर मैं ये वाला नंबर 475 भेजता हूँ सम डिजिट्स के अंदर, तो इट शुड रिटर्न द सम ऑफ 4, 7 and 5 which will be 16 in this case. So instead of counting the digits, you will be adding up the digits and it will be a simple modification of this function. बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस फंक्शन को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है तो ये वाला काम भी हो जाएगा सम डिजिट्स वाला।
और गोइंग अलॉन्ग द सेम लाइंस आपने जब ये काउंट डिजिट्स वगैरह का काम किया होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के स्टार्ट में, एल्गोरिथम इनके लिखे होंगे, फ्लो चार्ट वगैरह बनाए होंगे, तो आपने एक और काम भी किया था, वो भी रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी बल्कि करना है, और वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बेस 10 से किसी नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए भी आपने एक फंक्शन लिखना है, डेसिमल टू बाइनरी, विच विल टेक एन इंटीजर विच इज़ अ डेसिमल नंबर, बेस 10 का नंबर है, और ये उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। रिटर्न नहीं करना, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, तो इट विल सिंपली प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू डू ऑल ऑफ दीज टास्क यूजिंग रिकर्जन। यानी कि अगर हम रिकर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हैं लूप के थ्रू, तो ऑब्वियसली आप ये सारे काम कर ही सकते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन अगर आपको कहा जाएगा तो रिकर्सिव ही लिखना है, अगर आइटरेटिव लिखेंगे तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। लैब्स, असाइनमेंट्स और क्विज़, एग्जाम सब के अंदर ये रूल होगा कि अगर आपको कहा गया है कि रिकर्सिव लिखना है तो यू मस्ट इम्प्लीमेंट इट रिकर्सिवली, दैट इज़ यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी लूप इन योर इम्प्लीमेंटेशन। तो डेसिमल टू बाइनरी का फंक्शन भी लिखें, और सम डिजिट्स तो एक्सट्रीमली सिंपल है, ये तो अगेन 1 या 2 मिनट में हो जाना चाहिए, और डेसिमल टू बाइनरी विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। तो इसको अच्छी तरह से सोच के इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाएं, इसको इम्प्लीमेंट करें, और उसको डिफरेंट इनपुट्स पे चला के वेरीफाई करें कि वो ठीक चल रहा है हर तरह के इनपुट के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। ये वाले काम आपको करने के लिए मैंने दे दिए हैं, इनको ध्यान से कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ slightly different from the current example that we have seen up till now. That is the Fibonacci sequence. अब Fibonacci sequence क्या होता है? It is a sequence of integers जिसके अंदर every integer is the sum of the previous two integers in the sequence. आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, और पीएफ के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम इसको अटेम्प्ट किया होगा, इसका लूप बेस्ड एल्गोरिथम होपफुली डेवलप किया होगा कि गिवन n फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट 2 टर्म्स आर 0 and 1, दैट इज टर्म नंबर, ये ऊपर मैं टर्म नंबर्स लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, और नीचे वो nth फिबोनाची नंबर है। तो ये अगर n है तो दिस इज f ऑफ n हेयर इन द सेकेंड रो, इसको हम इस तरह f ऑफ n लिख देते हैं। तो टर्म नंबर 0 इज 0, टर्म नंबर 1 इज 1, ये तो गिवन है। एंड देन एवरी सब्सिक्वेंट टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। तो टर्म नंबर 2 क्या होगी? 0 + 1 1। टर्म नंबर 3 क्या होगी? 1 + 1 2। टर्म नंबर 4 1 + 2 3। टर्म नंबर 5 will be 2 + 3 5। टर्म नंबर 6 will be 3 + 5 8। फिर 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34, and so on. So your input of your algorithm will be n, and it should return f of n. That is, if I send the parameter 6, the value of n is 6, let's suppose, तो then the return value should be 8. और कंप्यूट कैसे करना है वो जाहिर है, पहली 2 टर्म्स आपके पास गिवन है और उससे आप वहाँ तक पहुँचेंगे और उसको कंप्यूट करेंगे। ऑब्वियसली आप सिंपल लूप लिख के एरे को इस्तेमाल करके या उसके बगैर भी ये काम कर सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डू इट थ्रू रिकर्जन वंस अगेन। सो वी वांट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन named Fibonacci. It will take the parameter n, where n is the number of the Fibonacci term, कि कौन सी टर्म आपको चाहिए। If n is 0, the return value would be 0. If n is 1, the return value would be 1. These will be 2 base cases because these are given to you. तो ये तो सिंपल आप चेक लगा सकते हैं कि if n is 0, return 0.
else if n is 1 return 1 else, यानी कि अगर 1 से बड़ा है n, अगेन अज्यूमिंग कि n इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ द टर्म, तो नेगेटिव नहीं हो सकता. सो अगर n 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है 1 से बड़ा कोई नंबर है, तो देन यू नीड टू कंप्यूट द f ऑफ n फॉर दैट वैल्यू ऑफ n. वो कंप्यूट कैसे करनी है? अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर आप देखें गूगल करके, तो मैथमेटिकल जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है फिबोनाची सीक्वेंस की वो कुछ ऐसी है. f ऑफ n इज डिफाइंड टू बी 0 if n is 0, it is defined to be 1 if n is 1. वही बात जो हमने यहाँ पे की कि if n is 0 answer is 0, if n is 1 answer is 1, and if n is greater than 1 then it is defined to be the sum of the previous two Fibonacci terms of the Fibonacci sequence. कि f of n से पिछली टर्म क्या होगी f of n minus 1, और उससे पिछली टर्म क्या होगी f of n minus 2. तो ईच टर्म ये 8 कैसे आया है? दिस इज बेसिकली द सम ऑफ दिस 3 एंड दिस 5. तो इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन use this formulation, this recursive formulation to find out f of n. तो दैट्स द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन. इसको अगर आप गूगल करके देख लें इसको आपको नज़र आ जाएगी. तो दैट इज़ द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन. इन दिस केस दीज फर्स्ट टू आर द बेस केसेस जिनको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, एंड दिस वन इज़ द रिकर्सिव स्टेप. और रिकर्सिव स्टेप भी ऑब्वियसली इसी तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा. यानी कि आपने यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस की n-1 टर्म यानी कि पिछली टर्म और उससे पिछली टर्म कैलकुलेट करवा ली. तो दीज आर टू रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स. मैं यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर कर रहा हूँ, इसको आप दो सेपरेट लाइन्स के अंदर भी कर सकते हैं. इसकी रिटर्न वैल्यू एक वेरिएबल में सेव कर लें, इसकी रिटर्न वैल्यू एक वेरिएबल में सेव कर लें और फिर दोनों को रिटर्न कर दें. लेट्स डू इट दैट वे एज वेल. कि T1 में लेट्स सपोज मैं ये स्टोर कर लेता हूँ द लास्ट टर्म, और T2 में उससे पिछली टर्म, और फिर रिटर्न कर दें T1 प्लस T2. दैट्स इट. So that is your complete recursive function based on this recursive formulation of Fibonacci sequence. अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है? इस एग्जांपल में नई चीज़ क्या है? इससे पहले हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल की एग्जांपल देखी, प्रिंट मैसेज का फंक्शन देखा, इज इवन का फंक्शन देखा, डिस्प्ले एरे का फंक्शन देखा, फिर काउंट डिजिट्स, और सिमिलरली आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए सम डिजिट्स और डेसिमल टू बाइनरी का फंक्शन. इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को एक बार ही कॉल कर रहा था. सो जो इनके रिकर्जन ट्री अगर विजुलाइज करें ऐसे रिकर्सिव फंक्शंस का, तो वो एक इस तरह की लाइन की माने दिखाई देगा. एक सीक्वेंस में फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, फिर वो रिटर्न हो रही हैं. जबकि यहाँ पे अब सिनेरियो डिफरेंट है. अब एक फंक्शन एक नहीं बल्कि दो बार अपने आप को कॉल कर रहा है, हर बार डिफरेंट वैल्यू पे. यानी कि n-1 पे कॉल कर रहा है, फिर n-2 पे कॉल कर रहा है टू गेट द प्रीवियस टर्म एंड टू गेट द टर्म प्रीवियस टू दैट वन, उससे भी पिछली टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, और दोनों को फिर सम करके रिटर्न कर रहा है. बाकी दो बेस केसेस तो ऑब्वियस हैं, वो आपके सामने. सो अगर हम यहाँ पे इसको पहले कॉल करके वेरीफाई करें, लेट्स सपोज के n में मैं यहाँ पे एक टर्म, लेट्स सपोज आई वांट टर्म नंबर 7, तो n में मैं 7 भेजूँगा, तो आंसर शुड बी 13. और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर दूँगा टर्म नंबर n ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इज, और यहाँ पे मैंने f में लेट्स सपोज का रिजल्ट सेव कर लिया फिबोनाची n का, और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ. और आई कैन सिंपली पुट द फंक्शन कॉल हेयर इंस्टेड ऑफ f एज वेल. So this should display the 7th term of the Fibonacci sequence. Answer should be 13. टर्म नंबर कोई और देखते हैं, 9 लेट्स सपोज.
तो आंसर इज 34। कोई और बड़ी टर्म देखते हैं, लेट्स सपोज टर्म नंबर 20, टर्न ओवर 20 is 6765. So this is our recursive function. Now how do you visualize such functions जो कि अपने आप को एक से ज़्यादा बार कॉल कर रहे हैं, इनको विजुलाइज कैसे किया जाएगा? तो फॉर दैट वी हैव द रिकर्जन ट्री हेयर। तो इस तरह का रिकर्जन ट्री बनेगा। अगर आप फिबोनाची नंबर 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने पहली 5 टर्म्स लिखी, 0 पे 0, 1 पे 1, फिर 2 3 4, 1 2 3 बनती हैं टर्म्स, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो टर्म नंबर 4 कैलकुलेट करने के लिए विच इज़ 3, कितनी कॉल्स हो रही हैं? इतनी कॉल्स हो रही हैं। F4 F3 को कॉल करेगा, F2 को कॉल करेगा, और जाहिर है पैरेलल में नहीं हो रहा होगा, एक एक करके होगा। तो पहले F3 को कॉल जाएगी, ये सारा प्रोसेस होगा, और फिर F2 को कॉल जाएगी। तो F3 को कॉल गई, F3 ने F2 को कॉल की, F1 को भी करेगा अभी आके, फिर F2 F1 को कॉल करेगा। F1 बेस केस है, रिमेंबर कि 1 के ऊपर बेस केस है, 1 के ऊपर 1 रिटर्न हो जाता है, 0 के ऊपर 0 रिटर्न हो जाता है। सो ये 1 रिटर्न कर देगा और ये 0 रिटर्न कर देगा। ये इन दोनों को ऐड करके 1 जो कि सेकंड टर्म बनेगी फिबोनाची सीक्वेंस की, वो कैलकुलेट करेगा और वो इधर रिटर्न कर देगा। तो इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो F1 को कॉल करेगा, 1 आएगा। तो F3 की कैलकुलेशन में प्रीवियस 2 टर्म्स चाहिए, यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, ये इन दोनों को ऐड करेगा और 2 अपने पास स्टोर कर लेगा। तो अगर हम साथ में रिटर्न वैल्यूज़ भी यहाँ पे शो करें तो इट विल लुक लाइक दिस। तो अगेन वो बैकवर्ड डॉटेड एरो मैं यूज़ कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट द रिटर्न वैल्यूज़। तो इसने 1 रिटर्न किया, इसने 0 रिटर्न किया, इसने दोनों को ऐड किया, F2 ने 0 + 1 1 और 1 इधर रिटर्न कर दिया। इधर से F1 से 1 आया, इसने इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 2 और 2 इधर रिटर्न कर दिया। अब जाके F4 का ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। फिर ये F4 से F2 को कॉल जाएगी, F2 F1 को कॉल करके 1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 1 और 0 1 इधर आएगा, इंडिकेटिंग कि F2 इज़ 1। तो 2 + 1 फाइनली ऐड करके ये रिटर्न करेगा 3। दैट रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट शोन हेयर इन दिस रिकर्जन ट्री, बट इवेंचुअली ये 2 + 1 करके यहाँ से 3 रिटर्न कर रहा होगा टू द मेन फंक्शन। सो दैट्स हाउ द फिबोनाची सीक्वेंस टर्म्स आर कैलकुलेटेड। तो ये मैंने F4 के लिए रिकर्जन ट्री ड्रॉ किया है। आप इसे F6 के लिए ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो F6 के लिए आंसर इज़ 8। वेरीफाई करते हैं, आंसर वही आ रहा है। तो पेपर के ऊपर इसका पूरा रिकर्जन ट्री इसी तरह से, जिस तरह मैंने यहाँ पे F4 के लिए ड्रॉ किया है, F6 वाला जाहिर है इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, तो उसको ड्रॉ कीजिएगा और सही सीक्वेंस में ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में आपके पास वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ रही हैं और कैसे सम अप होके इवेंचुअली आंसर कैलकुलेट हो रहा है। सो दैट इज़ येट अनदर एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। और जितनी भी एग्जांपल हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जितने भी काम आपको करने के लिए दिए हैं, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल ऑफ दोज बिफोर योर नेक्स्ट लैब। अगली इस वीक की लैब से पहले आपको ये तमाम काम कंप्लीट कर लेने चाहिए। सो दैट वाज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिकर्जन। वी विल डिस्कस recursion over the next couple of lectures as well. So make sure that you complete all of these tasks before that.